अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पीसीसी में पीढ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो 26 जनवरी को मऊ में होने वाले जय बापू जय भीम जय संविधान समापन कार्यक्रम को कांग्रेस मेगा शो बनाने की तैयारी में है। इसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अपना सख्त प्रदर्शन करेगी। खबर है कि इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, देश भर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल होंगे। ऐसे में टीम जीतू की परीक्षा भी तय है और शायद इसलिए भी जीतू पटवारी चाहते हैं कि पार्टी के युवा नेतृत्व को आगे कर नई रणनीति बनाई जाए, क्योंकि हो सकता है अगर जीतू की युवा टीम आला नेताओं के सामने अग्नि परीक्षा पास कर ले तो जीतू के लिए आने वाले वक्त में संगठन से जुड़े कई बड़े फैसले लेना आसान हो जाएगा। आज हम पीसीसी में हो रहे पीढ़ी परिवर्तन पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। कांग्रेस में अलग अलग विभागों के इंचार्ज बनाए गए। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बनाया गया है। पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को संगठन प्रभारी बनाया गया है। हिना कांवरे को महिला कांग्रेस, मृणाल पंत को एनएसयूआई, जय हाडिया को लीगल सेल, अभय तिवारी को रिसर्च और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, राजीव सिंह को पॉलिटिकल एडवाइजर की जिम्मेदारी मिली है। प्रतिभा रघुवंशी को बाल कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली है। यूथ कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, पॉलिटिकल एडवाइजर, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई इंचार्ज की भी घोषणा हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट में कुल 35 इंचार्ज बनाए गए। सचिव और महासचिवों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं 26 जनवरी को मऊ में होने वाले जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम को कांग्रेस मेगा शो बनाने की तैयारी में है। इस कार्यक्रम में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर भी एमपी कांग्रेस ने 10 अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। बहरहाल कांग्रेस ने नए साल में कई नए बदलाव किए। नई पीढ़ी को मौका मिला है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी पटवारी की टीम का प्रदर्शन आने वाले चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ अमित तावड़े जी, कांग्रेस प्रवक्ता जल्दी मेरे साथ होंगे, सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भूपेश सुरलेरे जी दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम पहले इनसे जान लेते हैं कि आखिर ये परिवर्तन जो जीतू पटवारी कर रहे हैं उसका आने वाले भविष्य में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, कहीं नुकसान तो नहीं होगा? भूपेन जी। देखिए, कांग्रेस ने बहुत पहले ये प्रयोग कर लेना था, लेकिन देर में किया। एक युवा पीढ़ी होनी चाहिए सेकेंड लाइन। बीजेपी ने हमेशा सेकेंड और थर्ड लाइन बना के रखी है, चाहे जब से पार्टी का निर्माण हुआ है 1980 से, और उनकी हमेशा युवाओं के बीच में लाने की कोशिश रही है। और हमने इस विधानसभा में अप्रत्याशित परिणाम भी देखे हैं कि उन्होंने नई पीढ़ी को लाने के लिए पुरानी पीढ़ी का अपग्रेडेशन कह लें, आप जो भी कह लें, किया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के नेता उन्होंने अपने राज्य स्तरीय चुनाव में उतार दिए थे, और जिससे उनको राजनीतिक सफलता भी मिली, क्योंकि उसको अस्मिता का चुनाव उनका बन गया था, उनके अपनी पहचान के लिए, और महत्वाकांक्षा को चुनाव बन गया था। उस संगठन में जो भी महत्वाकांक्षाएं व्यक्तियों की होती हैं वो भी लूच पूछ खत्म हो गए थे, और संगठन एक रूप में लड़ा और जिससे जीत भी हासिल की। लेकिन कांग्रेस में जो देखा, पारंपरिक भी देखा है कि कांग्रेस का जब से निर्माण हुआ है, जब से लगातार विभाजन हुए हैं, और उससे विभाजन होकर दूसरी पार्टियों में गए हैं। लेकिन जब भी विभाजन हुआ और मजबूत हुई, हाँ, 80 में और मजबूत हुई। उस समय नेतृत्व था, आज नेतृत्व नहीं है। आज आप देखिए ना, इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता होनी चाहिए वो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये जो चीज़ है वो एक अलग विषय है। लेकिन मध्य प्रदेश में खास तौर से 2 ही पार्टियां हैं, और एक कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों ही अपना वर्चस्व रखती हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि बीजेपी में कई बार संगठनों में ऐसे नए नए लोग आ गए जिससे संगठन ने साथ दिया, और वो अच्छे नेता बन के उभर के आए हैं, उनकी ताकत भी बढ़ी है। जीतू पटवारी को, क्योंकि सबको पता है कि युवाओं के राहुल जी के खास हैं और थोड़ा उनका स्नेह पात्र भी है, तो इस कारण उनको बागडोर दी। लेकिन वो अपनी टीम को नहीं बना पा रहे थे। उन्होंने घोषणा भी बहुत
लगभग 12-15 महीने लगा दिए थे। उसके बाद फिर आज उन्होंने 35 लगभग विभागों को इंचार्ज दिया, जिसमें जातिगत के हिसाब से भी उन्होंने समीकरण रखा, अनुसूचित जाति, महिला और अल्पसंख्यक, सारे उन्होंने मापदंडों को उपयोग किया और युवा टीम उनके साथ रही। देखिए, उन्होंने पीएविज जी को बनाया, जो पीएविज जी पूर्व मंत्री और दिग्विजय जी के क्षेत्र से ही आते हैं, तो वो भी एक समीकरण उन्होंने बड़े नेताओं को साधने की कोशिश भी की है। अब बात यहाँ पे है कि ये जो टीम बनी है इतने दिन बाद, ये टीम जो अभी बीजेपी भी अपने जिला अध्यक्षों की चुनाव करके और घोषणा करने और फिर राज्य का चुनाव और फिर केंद्र का चुनाव करेगी, तो वो भी अपनी नई टीम ला रही है। उनके प्रतिस्पर्धा में किस तरह से अपना रोल निभाती है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जो अभी राहुल जी की जय बापू, जय भीम और जय संविधान की जो यात्रा है, खास तौर से मुझे लगता है इसके फॉर्मेट में ही उन्होंने बनाया है, क्योंकि उसमें 10 लोगों को जिम्मेदारी भी दी है राज्य स्तर के। तो ये अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी होता है, क्योंकि हमने कांग्रेस को हमेशा देखा है कि कांग्रेस हमेशा अपने नेताओं के प्रति ज़्यादा समर्पित होकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं, अपितु जनता की बात उठाने की अपेक्षा। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर ये काम किया है और ये टीम अगर मिलके एक प्रांत अध्यक्ष को और फ्री मिलता है, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम अच्छे नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, क्योंकि विपक्ष अगर जितना ही मजबूत होगा तो सत्ता पे अंकुश लगाना और सत्ता के प्रति जवाबदेही बनाना भी। जी सत्यप्रकाश जी, देखिए, शुरू में जैसे हार होती है, कमलनाथ जी को हटा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाना, और दिग्विजय सिंह के कितने कट्टर दुश्मन रहे हैं पार्टी में रहते हुए उमंग सिंगार, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाना, तो मुझे लगता है कि हाईकमान ने वहीं से तय कर दिया था कि अब आप लोगों की राय नहीं, हम यहां से तय करेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे। लेकिन इन बातों से ऐसा लगा नहीं, हालांकि 29 की 29 सीट में लाडली बहना का बहुत बड़ा योगदान था। अब नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव बहुत दिनों बाद है। जीतू पटवारी जो नई टीम उन्होंने बनाई है, खासकर युवाओं को उन्होंने जो चार्ज दिया है, इससे कितना फायदा होगा कांग्रेस को आने वाले में, या कहीं अनुभवहीन होने के कारण नुकसान तो नहीं हो जाएगा? देखिए त्रिपाठी जी, चाहे जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना या उमंग सिंघार को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना, इन दोनों निर्णय से आप जान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिक्स का मॉडल है वो बाइपोलर है, जानते हैं कि अगर भाजपा कहीं जरा सी भी खिसकती है तो कांग्रेस की तरफ लोग जाएंगे। इसलिए युवाओं का संदेश तो उसने वो 2 अपॉइंटमेंट से दे दिया था, लेकिन जब चूंकि टीम ही युवा बन गई है तो फिर क्यों नहीं युवाओं को मौका दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि सेकंड जनरेशन, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को इससे कंपेयर करते हैं, चाहे डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखें या फिर बीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखें, ये दोनों ही तो पुरानी पीढ़ी के लोगों से के आगे के लोग तो हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सामने रखकर ये निर्णय कांग्रेस ने लिया है। हालांकि उन दोनों प्रयोगों में, चाहे वो उमंग सिंगार की नियुक्ति हो, हेमंत कटारे की हो या फिर जीतू पटवारी की हो, इससे विधानसभा के चुनाव के बाद ये अपॉइंटमेंट हुए, लेकिन लोकसभा में उसका प्रभाव उतना नहीं दिखा है। क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो संगठनात्मक रूप से गहरी पकड़ बनाई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसी लाइन पर चलते हुए युवा टीम के साथ आगे बढ़कर अपनी संगठनात्मक पैठ लोगों में मजबूत करने की तरफ ये कदम उठाती हुई नजर मुझे आती है। हालांकि आपने क्वेश्चन जरूर किया कि शायद इससे नुकसान तो नहीं होगा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी पर पूरा भार रहा, कमलनाथ जी पर पूरा पार्टी का भार रहा। आपने देखा कि केवल 2018 को छोड़ दें तो एंटी इनकम्बेंसी के कारण या लगातार एक चेहरा होने के कारण उसका नुकसान जरूर भारतीय जनता पार्टी को उठाने को मिला और कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिला। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि इतने 2003 से लेकर लगातार आज तक कांग्रेस इन 2 लीडर्स की लीडरशिप में मध्य प्रदेश में अपने सत्यप्रकाश जी पहले भी तो इनने खूब प्रयोग कर लिए। देखिए, आपको दिग्विजय सिंह जी के हारने के बाद सुरेश पचौरी आए, कांतिलाल भूरिया आए, फिर प्रदेश अरुण यादव आए, फिर ये आए, तो प्रयोग भी तो कर लिया। प्रयोग सफल कहां हुआ? कमलनाथ जी के समय थोड़ा सफल हुआ था। देखिए त्रिपाठी जी, एक चीज मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि वो जो लोग थे वो उसी दौर के थे। आप कमलनाथ को
पचौरी को या फिर दिग्विजय को, तीनों को क्या उनके कैटेगरी में कोई अंतर थोड़ा, वो एक ही समय के लीडर्स थे। कांतिलाल भूरिया भले ही उनके कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं दिग्विजय सिंह की, लेकिन उम्र के तो उन्हीं के हैं लगभग, तो ये तो नहीं कहा जा सकता। और अपने लोगों को ही लाए थे। ये नया चेहरा, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सुरेश पचौरी जी कट्टर विरोधी माने जाते थे। नहीं, लेकिन उसी दौर के हैं, मैंने ये कहा उसी दौर के हैं, वो एक ही दौर के हैं। कमलनाथ, दिग्विजय, पचौरी, जब दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में हुआ करती थी तो ये तीनों ही चेहरे ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के माने जाते थे। वो 73 से 98 तक, 98 के बाद खत्म हो गए थे। 73 से 98 तक जब सरकार बनानी थी, सुभाष यादव को मुख्यमंत्री और श्यामाचरण को नहीं बनने देना था तब। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस अब मैदान में उतरने की तरफ है, क्योंकि उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत संगठन के साथ है। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा यहां पर कि इस चीज में पूरी, जो आपने खुद ही कहा है कि लाइन कहीं ना कहीं कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप की दिख रही है, यानी कि जो लोकल लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स तो दिग्विजय सिंह और मजबूत दो ही लोग कहे जाएंगे आज के दौर में, कमलनाथ, उनकी शायद इसमें नहीं आई। दिग्विजय सिंह के खेमे के कई लोग इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर आए हैं, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि दोनों, चाहे सीएलपी हो चाहे पीसीसी हो, दोनों में ही कांग्रेस ने नई ऊर्जा को महत्व देना इसलिए शुरू किया है कि भारतीय जनता पार्टी नई जनरेशन को आगे न केवल मध्य प्रदेश बल्कि कई देश के कई राज्यों में आगे बढ़ा रही, चाहे वो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना हो या फिर दूसरे राज्यों में स्टेट चीफ बनाना हो या कई जगह महत्वपूर्ण मिनिस्टर्स को भी लेना यूनियन में, तो वो भी कहीं ना कहीं निर्णय भारतीय जनता पार्टी की युवा पीढ़ी को आगे ले जाने वाले दिखते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस उसी के पीछे पीछे ये चल रही है और वो ये निर्णय उसी से जोड़ते हुए देखे जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही सत्यप्रकाश जी, लेकिन ये नया जो प्रयोग किया है भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में भजनलाल जी का नाम लिया है, तो 2 चुनाव में 24 और 19 में 25 की 25 थी, इस बार घट के 13 आ गई हैं, 13-12 का आंकड़ा हो गया है। हमारे साथ अमित तावड़े जी हैं। तो 29 है जी, मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 जीती। मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, भजनलाल जी की बात कर रहा हूँ, जहां आपने बात की मध्य प्रदेश में लाडली बहना का जोर आप भी समझते थे। विधानसभा चुनाव के जब सर्वे आ रहे थे तो लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बन रही है, जो रिजल्ट उल्टा हो गए थे विधानसभा के। अमित जी, ये सब प्रयोग करके एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए, आपने भी देखा होगा कब से रायशुमारी चल रही है, यहां तक कि जिला अध्यक्ष बनाने के लिए कितने भयानक कवायद हो रही है, और अब जाकर के फिर वो प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने ये जो परिवर्तन किया है, जीतू जी ने ऊपर से अपॉइंटमेंट किया है, इस परिवर्तन में ऐसा कौन सा नाम है जो जमीनी स्तर पर बाहर से जुड़ा हो, जिसको पहले से मौका ना मिला हो? ये वही आप शतरंज खेलते हैं उसी गोटी में, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इससे क्या फायदा होने वाला? ये सबसे पहले तो नए साल में आज पहला दिन है आपके साथ बैठने का, तो सभी आप वरिष्ठों को नए साल की शुभकामनाएं जी। दूसरी बात यह है कि हमें ये लगता है कि हम कांग्रेस की तो बात कर लेते हैं 1973 की, 1998 की। आवाज आ रही है सर आपको? जी, थोड़ी सी गूंजती हुई आ रही है। गूंजती हुई क्यों आ रही है? अब आ रही है सर आपको? हाँ, ठीक है। हाँ जी, मेरा कहना यह है कि हम कांग्रेस की तो सारी बातें कर लेते हैं 1973, 1998 और सब चीज, लेकिन मुझे लगता है कि हम ये बात नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस परिस्थितियों में है जी, 1924 में एक विचारधारा शुरू हुई जी, और लगभग एक बहुमत की सरकार बनाने में लगभग 100 साल का समय उस विचारधारा को लग गया जी। तो जो उनका संघर्ष है और उनके ऐसे कितने लोग थे, उनकी ऐसी कितनी पीढ़ियां थी जो नहीं रही, जो ये देख भी नहीं पाई कि हमारी सरकार कभी बन पाएगी। तो ये जो एक लंबा संघर्ष है, जब भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के पास तो बताने के लिए लंबे अचीवमेंट है। 1924 की आप बात कर रहे हैं, 1924 विचारधारा चली थी। जनसंघ पार्टी का गठन 1924 के बहुत बाद में हुआ है, स्वतंत्रता के बाद हुआ है। देखिए, मैं तो विचारधारा की बात करता हूं, आप हो सकता है इससे असहमत हो जी, लेकिन क्या आप इस चीज को आप निगलेक्ट कर सकते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दखल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है?
या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कह सकता है कि हम संघ के अनुरूप नहीं चलते हैं? बात यह है। नहीं, वो तो तय है भाई, हम सांघिक संगठन है, संघ का भारतीय जनता पार्टी सांघिक संगठन है। नहीं, संघ का जो है बीजेपी अनुवांशिक संगठन है, और इस भाजपा के संगठन के अलावा कोई दूसरा उनका राजनीतिक संगठन नहीं है, भाजपा ही है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा, युवा मोर्चा भी है, विद्यार्थी परिषद भी है, ये सब उन्हीं के सांघिक संगठन है। क्या युवा मोर्चा के बैनर तले कोई सांसद विधायक का चुनाव लड़ते हैं क्या? वो तो भाजपा के बैनर तले ही लड़ते हैं, कमल के निशान के बैनर तले, इसलिए भाजपा को ही हम मानेंगे। दूसरी बात यह है कि ये तो एक बहुत सुंदर सा प्रयोग है, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में इतने लंबे समय से जलाध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही है। हम लगातार मीडिया और आप लोगों के चैनलों पर सुनते हैं कि आज सिर्फ लिस्ट आने ही वाली है, ये लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। नहीं तो कवायद कितनी चल रही, मंथन कितना हो रहा? आपसे मैंने सवाल किया कि आप एक भी नाम बताएं जो अभी नई जिम्मेदारी जिसको मिली हो वो पहले से नहीं रहा हो पीसीसी में। अरे सर 10 मिनट तो सुन लीजिए, 10 सेकंड बस और लूंगा मैं, कि इसको हम भारतीय जनता पार्टी में यदि कहीं लंबा समय लगता है तो हम उसको कहते हैं कि बहुत अच्छी कवायद चल रही है, और यदि यही बात कांग्रेस में चल रही होती तो हम उसको एक गुटबाजी का रूप दे देते हैं। तो ये हमारे, मुझे लगता है कि ये नजरिए का अंतर है हमारे। तो जीतू पटवारी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप भी रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मुझे लगता है इससे पहले कभी इतने धरने प्रदर्शन नहीं हुए। हर महीने में 2 बड़े आंदोलन हुए हैं, 35,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पे प्रकरण दर्ज है पूरे मध्य प्रदेश में सरकार का विरोध करने पर। और मुझे लगता है कि सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई जो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, मुझे लगता है अब तक की सबसे बेहतर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी जी अपना काम कर रहे हैं जी। हमारे जैसे युवाओं को, जैसे मैं अपने आप की बात करूं तो मुझे जहां पर रखा गया है प्रवक्ता की हाई के तौर पर, मैं बहुत छोटे से जिले से आता हूं, अशोकनगर से, तो ये मेरी पार्टी नहीं तो सुनकर ये रखा है ना, जिससे आज मैं आपके चैनल पर बैठकर बात कर पा रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि आज जैसे मीटिंग की बात हो रही है, आज हमारी पीसीसी में मीटिंग हुई तो मैं कई जगह देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि गुटबाजी वाली बात है। तो गुटबाजी हम किसको कहें कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठकर पार्टी के विषयों पर सबसे कहा गया कि भाई अपनी आप राय रखिए, जो आप सहमत हो असहमत हो वो बात रखिए, या फिर भूपेंद्र सिंह जी जो लगातार प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि वीडी शर्मा को तो आए हुए अभी 5-6 साल ही हुआ है, मैं तो 40 साल से लगा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि दोनों जगह पे देखने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता वीडी शर्मा पे सवाल उठा रहे हैं, वो एक मंत्री पे उठा रहे हैं जो आपके यहाँ से ही आए थे। सर मुझे लगता है शायद आपने देखा नहीं है, बड़े आदर के साथ कह रहा हूँ मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोलता हूँ। उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि वीडी शर्मा जी तो अभी आए, 5-6 साल हुआ है उनको। कहाँ से आए ये भी तो बताइए। वो संघ के प्रचारक रहे हैं जो इनका मूल संगठन है। ये आप भूपेंद्र सिंह जी से पूछिए, मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, ये आपको भूपेंद्र सिंह जी से पूछना चाहिए जी। दूसरी बात यह है, मुझे निश्चित तौर पर पूर्ण भरोसा है इस बात का कि जो ऊर्जा हमारे तीनों युवाओं नेताओं में, चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे उमंग सिंघार जी हो, चाहे हेमंत कटारे जी हो, इन तीनों के नेतृत्व में जो लगातार ऊर्जा मिल रही है। आप देखिए कि हमने एक उपचुनाव जीता जहां पे मंत्री, जिस व्यक्ति को मंत्री तक बना दिया गया था, जहां पे सारी ब्यूरोक्रेसी लगा दी गई थी, जहां पे सत्ता का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, वहां पे हमारी पार्टी चुनाव जीती। और जहां पे जो 1.25 लाख की लीड थी बुधनी में, उस लीड को हमने 10,000 पे लाकर खड़ा कर दिया। वो अलग बात है, लीड उसका उदाहरण मत दीजिए क्योंकि लीड सवाल इसका नहीं है तावड़े जी। सवाल इस बात का आपने कहा कि जितने धरने प्रदर्शन अभी हुए कभी नहीं हुए, मतलब आप साफ साफ ये है कि जीतू पटवारी जी के समय जितनी बढ़िया कांग्रेस काम कर रही है, सुरेश पचौरी फेल थे, अरुण यादव फेल थे, कांतिलाल भूरिया फेल थे, मतलब वो कभी धरना प्रदर्शन इतना किए नहीं जितना इन्होंने किया कि सरकार आ सके। ये बात तो आप अपने मुंह से कह रहे हैं, हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष जितने भी थे उन्होंने अपने बेहतर हिसाब से, मैं मुंह से नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा कि जितने धरने प्रदर्शन अभी हुए हैं उतने इसके पहले कभी नहीं हुए थे।
सुरेश पचौरी के समय पे जितना कांग्रेस का नुकसान हुआ है, उनकी तो पूरी की पूरी फिल्म सामने आ गई। वो तो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते थे, तो सुरेश पचौरी के कार्यकाल का तो आकलन करने की आवश्यकता ही नहीं है। रही बात जितने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, निश्चित तौर पर सबने अपना बहुत बेहतर तरीके से काम किया है, लेकिन जीतू पटवारी जी भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको, हमको और मध्य प्रदेश की जनता को, जो विपक्ष को एक बहुत सकारात्मक और ताकतवर विपक्ष देखना चाहती है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको देखेगा। चलिए, आपको लगता मोबाइल बज रहा है तावड़े जी, सत्य प्रकाश जी आप ही का बज रहा है, ये आगे आने वाले समय में क्या देखेंगे आप? ठीक है, बदलाव भी तो चुनाव 4 साल है और इसके भी 3 साल 2 साल से ऊपर है नगर, क्योंकि लिटमस टेस्ट उससे हो जाएगा। लेकिन अगर मजबूत, जैसा कि इन्होंने कहा, अभी सलुलेरे जी ने भी कहा कि विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। आपको विपक्ष लग रहा मजबूत? ताबड़े जी दावा कर रहे हैं कि जितने धरने प्रदर्शन अभी हुए इसके पहले कभी नहीं हुए। और इस यात्रा का, संविधान पद यात्रा का कितना असर पड़ेगा राष्ट्रीय राजनीति में, और जो यहां निकाली जा रही जय भीम, जय बापू, जय संविधान यात्रा? देखिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दूसरा वाला जी। देखिए, पहले क्वेश्चन का जवाब तो ये है कि विपक्ष मजबूत होने से तात्पर्य ये होता है कि हाउस में, विद इन द हाउस चल ही नहीं रहा। पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है जी। हाउस के बाहर कोई पॉलिटिकल आउटफिट का महत्व वो नहीं होता है, तभी विपक्ष को ताकतवर कहा जाता है कि उसकी प्रेजेंस वहां पर क्या है। हालांकि यहां पर 163 में आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी है, उसके अगेंस्ट कितनी कांग्रेस की सीट्स हैं। हाँ ठीक है, रेस्पेक्टेबल विपक्ष मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा है। देखिए 2024 यानी कि इलेक्शंस में आपने देखा, लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी ने ज्यादातर पब्लिक रैलीज में संविधान को सबसे ऊपर लिया। 2 इश्यूज उनके मेजर थे, या तो संविधान की रक्षा और दूसरा उनका जो इशू था वो था रिजर्वेशन। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह का वो बयान जिसके कारण कांग्रेस को एक पुनः एक आधार मिल गया, जिस आधार पर चलकर यानी प्लेटफॉर्म मिल गया, ये कांग्रेस अब अपने खोए हुए दलित वोट्स, देखो आपको बताऊं कांग्रेस की मुख्य ताकत जो थी आजादी के बाद से वो दलित और मुस्लिम्स यानी अल्पसंख्यक थे। अब क्या हुआ कि जब बहुजन समाज पार्टी, आदिवासी भी थे, बहुजन थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी जब बनी जी, तो बहुजन समाज पार्टी से इसके साथ जो बड़ा बेस था वो कहीं ना कहीं कांसीराम के दलित आंदोलन की तरफ खिसक गया। जी, जी। अब ये आज बसपा पे मुख्यमंत्री मायावती जी के समय ये पार्टी नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि वो उस जो दलित वोट है उसको रास्ता नहीं है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रयास उसे अपनी ओर खींचने की तरफ नजर आता है। मौका कहीं ना कहीं उनकी मेन पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने हाउस में दे दिया है। और ये प्रयास जो रैली है, ये साल भर चलने वाली उनका जो कैंपेन है, ये कहीं ना कहीं मुख्य रूप से बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर या गांधी के नाम पर, ये उस दलित वोट को अपनी तरफ खींचने का एक बड़ा प्रयोग कांग्रेस करती हुई नजर इसके माध्यम से आएगी। और उसको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिला है कि वो 99 पर पहुंच गई, अपने सहयोगियों की भी सीट्स आई और भारतीय जनता पार्टी 240 पर आके गिरी। तो कहने का तात्पर्य है इसी लीड लाइन पर अब कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ये उनकी स्ट्रेटजी। हालांकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पार्लियामेंट में जब अमित शाह बोल रहे थे तब कांग्रेस विपक्ष कुछ नहीं बोला उस समय। ये एक दिन बाद के बाद शाम से शुरू हुआ, यानी कि आपको हाउस के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखानी चाहिए थी। अगर विरोध था, बाद में क्यों आया? यानी कि इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत एक प्लानिंग बनाई है और उस प्लानिंग पर कांग्रेस चल पड़ी। रणनीति तो एक दिन बाद ही बनती है, क्यों सुलेरे जी? देखिए, विपक्षी के पास नरेटिव बनाया है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन नरेटिव देखिए जनता को उसको पास से फेल करती है। आज जिस तरह से बात कही कि काशीराम ने एक मूवमेंट चलाया था दलित का, तो उसमें एक दलित जो वोट कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जाटो वोट, और जाटो वोट का जो कॉम्प्लेक्स है वो डिवीज़न हुआ था। आज बहुजन समाज पार्टी किस स्तर पे है? उसकी स्थिति अगर अस्तित्व है तो वो गठबंधन पे है।
आज कांग्रेस की स्थिति ये है कई राज्यों में कि वह अस्तित्व की लड़ रही है, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ही उसका वर्चस्व है। आज अगर 37 सीटें सपा ने अगर कांग्रेस ने जीती और 1 से अगर वो 7 हुई है यूपी में, तो आप देखिए कि उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है कि ये गठबंधन की राजनीति है, क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो राजनीति का जो प्रवेश हो रहा है, नरेटिव के बिना तो राजनीति बनेगी ही नहीं, वो तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक सर्वमान्य नेता भी होना चाहिए और जिसके अंदर एक जादूगरी होने चाहिए। देखिए उस यात्रा का प्रभाव पड़ा है, लेकिन यात्रा का प्रभाव में आप अगर वोट और परसेंटेज का देखेंगे तो वोट और परसेंटेज कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। आज अगर देखिए आप वही विधानसभा चुनाव में 9 सीटों में 7 सीटें जीत गई यूपी में, तो ये और यहाँ पे 1 सीट में वो मध्य प्रदेश, लेकिन ठीक है कि 50-50 रहा। टॉनिक हमेशा एक अच्छे सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए राजनीति पार्टी को, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वही चीज़ मैंने विधानसभा में देखी है कि कांग्रेस पहले की तरह देखने लगती है कि मैं जीत जाऊंगी। तो इस तरह से जो ये देखना चाहिए कि वो पार्टी किस तरह से युवाओं के साथ, विचारधारा के साथ, विकास के साथ, राष्ट्रवाद के साथ, हिंदुत्व और सनातन के साथ किस तरह से कैंपेन कर रही है। और आज अगर आप देखें दिल्ली का चुनाव भी, तो केजरीवाल ने किस तरह से सनातन को काटने की बात करी, तो ये इफेक्ट है और इस चीज को कांग्रेस ने भी स्वीकारा है और कांग्रेस ने भी उस चीज को, सनातन को एक्सेप्ट करने की कोशिश की है। तो ये चीजें सब हैं, लेकिन नरेटिव देखिए जनता के बीच में जाएगी और वो भी नरेटिव जो बन रहा है उसके पीछे भी बीजेपी पार्टी है और बीजेपी एक उस नरेटिव को किस तरह से वो करती है, तोड़ती है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब वह राजनीति वो 80 की राजनीति नहीं है जब एक छत्र राज चलता था। और उस तरह से आप देखिए इस पहली बार 14 के बाद एक मूल बहुमत के साथ जो कि एक जो ट्रेड आया था 89 के बाद की, जिस तरह से मिलीजुली सरकारों के, उसके बाद बहुमत की सरकार आई, कैसे भी आई, लेकिन एक ट्रेड बदला और इस ट्रेड का एक प्रभाव पड़ा। और 85 के बाद बहुमत की बाद में ही आई सरकार जी, 84 के बाद 89 के बाद में क्या और 19 में आई, उसके बाद नहीं आई। उसके बाद 14 के बाद ही बहुमत की सरकारें आई। लेकिन उसके बाद देखिए इसके अलायंस की देखिए, इस इंडिया अलायंस इन्होंने बनाया, यूपीए अलायंस ज्यादा अच्छा था क्योंकि उसमें आप अगर देखें तो उसमें वामपंथी थे और वामपंथी एक अपनी विचारधारा के साथ साथ एक पैकेज बनाए हुए थे, लेकिन इंडिया पैकेज नहीं बन पाया। तो ऐसी चीज, और ये लोग जब सत्ता में थे और इनके पास पूर्ण बहुमत था तब भी एनडीए का चलाया। फिलहाल अभी कांग्रेस में क्या होने जा रहा है इस पे बात करते हैं। तावड़े जी, हमारा समय समाप्त हो गया है। हम आपको शुभकामनाएं ही दे सकते हैं कि जो नई टीम अभी जीतू जी ने बनाई है उससे निश्चित तौर पे लोकतंत्र मजबूत होगा। आप मजबूत होंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। चलिए तावड़े जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सतप्रकाश जी आपको भी, और सुलेरे जी आपको भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो साल भर पहले प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार के पदारूढ़ होते ही कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा फैसला लिया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर युवा नेताओं के हाथ में पार्टी की कमान सौंप दी। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंघार का नाम चौंकाने वाला था। साथ ही हेमंत कटारे को भी उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देकर दिल्ली में बैठे आलाकमान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। मौजूदा संगठनात्मक बदलाव भी उसी की बानगी है। अब देखना होगा कि इस बदलाव से कांग्रेस प्रदेश में कितना मजबूत हो पाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।